नमस्कार दोस्तों मित्रों। आज शिक्षा की बातें कार्यक्रम में हमारे साथ में देश के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग प्रदेशों से और अलग अलग विधाओं से पैनलिस्ट के रूप में व्यक्ति जुड़ रहे हैं, जो कि अपनी अपनी विधाओं में महारत हासिल है। कोई राजनीति से है, कोई पत्रकारिता से है और कोई शिक्षा जगत से है, स्कूल शिक्षा से है, और सभी अपनी अपनी विधाओं में कुशलता पूर्वक आज जो मुकाम प्राप्त कर चुके हैं और आगे भविष्य में भी उनकी जो कुशलता है वो देखने मिलेगी। तो मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे चौथे स्तंभ के पत्रकार बंधु मोहम्मद सद्दाम जी। मोहम्मद सद्दाम जी, आपका स्वागत है शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम में। शुक्रिया सर, आपका भी, सभी दर्शकों का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पर मौका दिया गया जी। और हमारे साथ में आज राजनीति क्षेत्र से और शिक्षा जगत से भी दो पैनलिस्ट जुड़ेंगे, और हमारा ये सौभाग्य है कि बच्चों के हितों के लिए शिक्षा जगत की जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है या शिक्षा जगत की जो स्तर गिरते जा रहा है, इससे संबंधित हमारे हर क्षेत्र के लोग आगे आ रहे हैं और हमारे देश को एक जो हमको बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, उसमें हर किसी ने अपना अपना एक अंशदान दे रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सद्दाम जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। सद्दाम भैया, आप अपने बारे में पहले व्यक्तिगत परिचय दें। आप वैसे न्यूज 24 के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी आप अपने बारे में खुद बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है और मैं पिछले लगभग 5 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल जिला है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ। अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़ा रहा हूँ और फिलहाल मैं राष्ट्रीय न्यूज चैनल है न्यूज 24, उसके लिए यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जी जी। तो आपने अभी तक तो न्यूज के लिए काम किए, पर आप देख रहे होंगे, जैसा कि आज का हमारा विषय भी है शिक्षा जगत से संबंधित, कि शिक्षा का गिरता स्तर और निजी स्कूलों की मनमानी। तो इसमें आप जो आज की डेट में देख रहे हैं कि हमारा स्तर गिरते जा रहा है, शिक्षा का स्तर जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ऐसा क्या कारण है कि ये हालात इस नौबत तक आ गए कि लोगों को विरोध करना पड़ रहा है? जी दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो कि सरकारी शिक्षा की बात की जाए, प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल की बात की जाए, जिस तरह जब से कोरोना का चलन शुरू हुआ और दिनेश जी, कोरोना के बाद से जो शिक्षा का जो ग्राफ है, सरकारी शिक्षा का ग्राफ है, वो ज्यादा गिरा है। और जैसे कि सरकारें आती हैं और जाती है, और पर सरकारों का काम सिर्फ ये होता है कि वो हमको सिर्फ दिशा दिखाते हैं और क्योंकि कदम हम लोगों को आगे बढ़ाना होता है। इसी तरह बात की जाए प्राइवेट संस्थानों की, तो प्राइवेट संस्थानों में क्योंकि इस तरीके से एक चलन बन चुका है और हमारे समाज में भी ये चलन बन चुका है कि हर इंसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो क्योंकि सोचता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसको इंग्लिश अच्छे से आएगी और नौकरी में प्लेसमेंट उसको अच्छा मिलेगा। और जैसा कि देखा गया है, पूर्व में भी ये भी आदेश हुए कि जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे, पर इस तरह से कोई भी इस तरीके की खबर देखने को नहीं मिली कि किसी ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा किसी सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है। तो यही एक मेन वजह है कि जब हर इंसान निजी विद्यालय की तरफ भाग रहा है तो निजी विद्यालय के लोग भी अपनी मनमानी करते हैं, और मनमानी की बात क्या है, सीधे तौर पर मोटी रकम वसूलते हैं। और ये अक्सर देखा भी जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि फीस जमा नहीं करने पर बच्चे को बाहर निकाल दिया गया और मीडिया हस्तक्षेप करता है, तो सामाजिक लोग आप जैसे हस्तक्षेप करते हैं, उसके बाद उसमें एक्शन लिया जाता है। जी दिनेश जी। जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संगीता लूथर मैम, जुड़ चुकी हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं और पहले प्रभारी प्राचार्य भी रह चुकी हैं केंद्रीय विद्यालय के। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है शिक्षा की बातें कार्यक्रम में। नमस्कार सर। संगीता मैम, जी, आपको आवाज आ रही, क्लियर है आवाज? सर मैम, आपको आवाज क्लियर है? हाँ, आपकी आवाज मेरे को क्लियर है, लेकिन आप मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं पता नहीं। जी जी जी, आपकी आवाज क्लियर है हम लोग को। और मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो मैम, आप मेरी आवाज आपको आ अपना, रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज।
आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताइए कि आप केंद्रीय विद्यालय में हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में किस तरीके से बच्चों का शिक्षण होता है, और आज की डेट में जो सरकारी व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए स्कूलों में? जी मैम। सर, सबसे पहले तो मैं दिनेश जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे न्यूज प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया और अपने विचार यहाँ पे रख सकूं, इसका मुझे मौका दिया, तो इसका मैं बहुत आर्थिक आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ सभी जितने भी गेस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार, और जितने श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को उनको भी मेरा नमस्कार और प्रणाम मैं करती हूँ, और सबको दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसमें आपने पूछा है केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो संचालन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन संचालित होता है। देश में 1245 स्कूल संचालित हैं, और मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1988 को ज्वाइन किया है, और 32 ईयर्स 32 साल से केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवा दे रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय की खासियत थोड़ी सी बता देती हूँ, बाकी तो सब वाकिफ है इसके बारे में। तो केंद्रीय विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का समावेश होता है। हिंदी और सोशल साइंस हिंदी में है, बाकी सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में होता है, तो दोनों भाषाओं का इसमें समावेश है। लोगों को थोड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं कि अरे वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा है वैसा है, तो ये सब गलतफहमियां लोग अपने मन से निकाल दें, क्योंकि दोनों भाषाओं में इसकी शिक्षा दी जाती है। अच्छा, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में विद्यालय की जो संख्या होती है वो कम होती है जी। एडमिशन जो है वो दुर्लभ होते हैं जी। संस्था में रहे हैं वे, और जी। मैं आपको बता दूं विद्यालय संगठन जो है वो देश का सबसे टॉप रिजल्ट देने वाली संस्था है। तो दल की ये खासियत है, सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली संस्था है, और इसकी है मेन चीज की गवर्नमेंट की, कोई प्राइवेट संस्था ये नहीं है। जी। जी। जी मैम, आपने जानकारी दी केंद्रीय विद्यालय के बारे में, उसका दर्शकों को शायद उचित लाभ भी मिलेगा भी, और भी बातें आपसे पूछना है। हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास भैया जुड़ चुके हैं। भैया, आपका शिक्षा की बातें कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और मैं श्रीवास भैया का परिचय देना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता हैं और किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, और शायद भावी विधायक हैं, मैं अभी से घोषणा करता हूँ। जी, आपकी चर्चाएं और आपकी जो कार्य कुशलता हम देखते रहते हैं पेपरों में, न्यूज पेपरों में, और काफी एक्टिव हैं आप, तो हम तो अभी से आपको भावी विधायक घोषित कर रहे हैं। तो श्रीवास भैया, आप अपने मुंह से छोटा सा अपना खुद का परिचय आप देते हुए और परिचर्चा फिर चालू करते हैं। देरी से आने के लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति असंभावनाओं का और संभावनाओं का शास्त्र है। कोई भी महत्वाकांक्षी ऐसा कुछ नहीं है राजनीति में। बस ये है कि समाज का कल्याण हो, और राजनीति को लेकर जिस तरीके से आम जनमानस में जो निगेटिविटी है, आमतौर पर पॉलिटिशियन की जब बात आती है तो लोग पॉलिटिशियन को चोर समझते हैं, और पॉलिटिशियन को लेकर जिस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियां को दूर करने के लिए सकारात्मक राजनीति के साथ में हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और निसंदेह ओपी चौधरी जी, प्रबल प्रताप जुदेव जी और हम लोग ऐसे युवा हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनकी कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हम लोग आम जनता के लिए, गांव गरीब किसान के लिए, युवाओं के लिए कार्य करते हैं। हर वो मुद्दा जो आम जनता से जुड़ा हुआ है और गरीब युवा जिससे जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं सरकार, कोई भी सरकार रहे, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम अपनी सरकार के खिलाफ भी बातों को रखे हैं, जनता के सामने लाए हैं, और संगठन के माध्यम से जो भी कमी बेसी उसको दूर करने का प्रयास भी हमने किया है। तो राजनीति की सकारात्मक पॉजिटिविटी को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और आप सभी ने आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया दिनेश भाई, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। भैया, मैं आप तीनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर दीजिए ताकि फ्रेमिंग अच्छी आए। लैंडस्केप मोड में कर देंगे, हाँ, इससे क्या है, सद्दाम भैया का हो गया। श्रीवास भैया और मैम, आप भी लैंडस्केप मोड में कर दीजिए मोबाइल को। लैंडस्केप मतलब ऐसे सराउंडिंग, ऐसा टेढ़ा? जी जी, टेढ़ा। ओके, उससे क्या है, फ्रेमिंग अच्छी आएगी। अभी क्या है, आप लोग के बगल में ब्लैक विंडो आ रही है। जी जी जी, आई विल ट्राई। जी मैम, आप भी कर दीजिए, लैंडस्केप कर दीजिए, बस टेढ़ा कर दीजिए।
शायद आपके में वो चालू करना पड़ेगा भैया, रोटेट वाला आपको। रोटेट वाला चालू करना पड़ेगा, एक रोटेट का बटन होता है ना मोबाइल में। हाँ हाँ जी, उसको कर देंगे तो ऑटो रोटेट हो जाएगा, तो सीधा आपका जो पीछा हो रहा है वो सीधा हो जाएगा। जी जी जी। क्या है, चूंकि मेरा मोबाइल 1 साल से जब्त है, ये उधारी का मोबाइल चल रहा है, इसलिए इसके बहुत ज्यादा फंक्शन मैं नहीं जानता। सरकार ने पिछले कोई 1 साल दिक्कत से नहीं। मेरे मोबाइल को जब्त करके रखा हुआ है, जी इसलिए जी जी ये वाला मोबाइल मेरे मित्र ने दिया, इसीलिए इसके पहलुओं से बहुत ज्यादा मैं जी अवगत जी नहीं जी। हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, फिर आज कंटिन्यू करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम भी अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, रहने दीजिए। तो मैं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि सभी की उद्बोधन हो चुके हैं और अब परिचर्चा शुरू करते हैं। तो सद्दाम भैया, आप बताइए उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत का क्या हाल है? जी दिनेश जी, पहले तो सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और जी दूसरा जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत उनका यहाँ पर। अच्छा दिनेश जी जी, बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा के ग्राफ की, तो जी लगातार यहाँ सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं। बसपा की सरकार रही, समाजवादी की जी सरकार यहाँ पर रही है, और इस समय मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, और निरंतर 4 साल से यहाँ यूपी में काम हो रहा है। बात की जी जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो शिक्षा को लेकर काफी उन्होंने प्रयास किया, कदम उठाए। और दिनेश शर्मा जी जी जो कि हमारे डिप्टी सीएम थे जिस समय जी उनपे मंत्रालय था, उन्होंने भी काफी इसमें प्रयास किए गए। पर बात की जी जाए जब से कोविड का समय शुरू हुआ और लॉकडाउन की स्थिति हुई, तो लगभग 1 साल पूरा होने को जा रहा है। और जब से जो जी बात की जाए सरकारी विद्यालयों की, चाहे माध्यमिक शिक्षा प्राइवेट की बात की जाए या सरकारी की बात की जाए, प्राइमरी विद्यालयों की बात की जाए, तो तब से जी लगातार बंद है। तो उससे बंद होने से सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा है कि जो बच्चे हैं वो घरों में ही हैं, तो उससे जो लगातार जो कि उस समय शिक्षा के पर काम होना था, तो वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि कोरोना के डर से अभिभावकों ने अपने बच्चों को नहीं भेजा। इसी तरह बात की जाए, क्योंकि फिर परिवार ने क्योंकि सरकारी विद्यालयों में इस तरीके की सुविधाएं नहीं है डिजिटल क्लासों की, तो इसीलिए जी परिवार का जो ध्यान गया वो प्राइवेट विद्यालयों की तरफ गया, और जी प्राइवेट विद्यालयों ने ऑनलाइन ही क्लासेस वगैरह ली है बच्चों की। तो इसीलिए इस तरह से भी बीच में देखने को मिला कि प्राइवेट विद्यालयों की तरफ से लगातार फीस वसूली की गई, क्योंकि कोरोना का काल था। पर प्राइवेट विद्यालयों की तरफ से भी ये कहा गया कि उनके यहाँ जो स्टाफ है, जो शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनका भी परिवार है, उनको भी सैलरी दी जाएगी, और सैलरी जब भी दी जाएगी जब बच्चों के अभिभावकों से वसूली जाएगी। अगर बात की जाए सरकारी विद्यालयों की, तो लगातार प्रयास किया गया, पर शिक्षा का जो जी सरकारी ग्राफ है वो उस कदर उस लेवल पर नहीं उठ पाया जिस लेवल पर उठना चाहिए था। जी दिनेश जी। जी जी। हमारे साथ में दर्शकगण में सैयद फैजान अली जी हैं, जो लिख रहे हैं जलवा है मेरे भाई का, मतलब शायद सद्दाम भैया के लिए लिख रहे हैं। और हमारे साथ में दर्शक के रूप में एक एक्टिविस्ट हैं, जो एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, पवन ताम्रकर जी, जो कि बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से काफी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और मुहिम छेड़ रखे हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी को खत्म करने की एक मुहिम छेड़ रखे हैं। उन्होंने लिखा भी है मैसेज के द्वारा, सभी माननीय सदस्यों को नमस्कार, मुझे एक सवाल पूछना है। इस पैनल में केंद्रीय विद्यालय में जो बुक्स, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री यूज होती है, वो हर केंद्रीय विद्यालय में यूज होती है। क्या वही पाठ्य सामग्री निजी स्कूलों में यूज नहीं की जा सकती, जिससे सुलभ शिक्षा प्राप्त की जा सके? तो श्रीवास भैया, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप इसमें विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, मैं पवन ताम्रकर जी के सवाल को मैंने भी स्क्रीन पे मैंने देखा है और पढ़ा है, और उस पर जैसे उनका सवाल आया था मैं इस बात को सोच रहा था। तो पवन जी, आपका सवाल बिल्कुल ही जायज है, लेकिन हालात ये है कि निजी स्कूलों ने शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है, और उनका सिलेबस पूरा अलग होता है। इसी कारण उनके सारे पुस्तकें अलग होती है, उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है, उनका सब कुछ अपना एक व्यवसायिक तरीके से संचालित हो रहा है। इसलिए आपका सुझाव बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही माननीय तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने सुझाव को रखा है, लेकिन ये चीजें व्यवहारिक तौर पे लागू नहीं हो रही है, इस बात का मुझे भी बहुत ही अफसोस है। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और मुझे दुख इस बात का भी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में यहाँ की पाठ्य पुस्तक निगम ने कई सारे पुस्तकों को छाप भी डाला, और इस प्रकार का दावा किया कि घर घर हमने पुस्तकों को बांटा है, जो कि संभव नहीं है। आज प्रदेश में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, ठेला रेहड़ी लगाने वालों के बच्चे हैं। तो उनके घर तक सरकार कैसे पुस्तकों का वितरण कर दी, इस बात का कहीं भी कोई
ठोस प्रमाण नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुस्तक छापने का कोई भी ऐसा तुक मुझे नजर नहीं आता। जब ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की पाठ्य पुस्तक निगम ने क्यों करोड़ों की संख्या में करोड़ों रुपए खर्च कर पुस्तक छापा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और फिर ये दावा भी किया कि हमने यूनिफॉर्म भी बांट दिया है और कापी किताब भी बांट दी है, जो कि कहीं से भी मुझे सत्यता नहीं लगता। और जो ताम्रकर जी ने जो सवाल उठाया, ये भी वाजिब सवाल है कि केंद्रीय विद्यालय के जो कापी किताब है वो निजी स्कूल में क्यों नहीं काम आ सकते। और जबकि केंद्रीय विद्यालय में आज मैं समझता हूं कि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि अपने बच्चे को सांसद कोटे से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाया जाए, तो चूंकि सांसदों की संख्या लिमिट है, उनको भी लिमिट संख्या में उनको वो मिलता है, कूपन मिलता है, इसलिए सबको वहां पे प्रवेश दिलाने में हम लोग भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग केंद्रीय विद्यालय में इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती है। अफसोस निजी विद्यालयों में जिस तरीके से प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का जो कब्जा है, एक बड़ा सिंडिकेट बनाकर किस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश का वायलेशन यहाँ पर हुआ है, ये भी चीज हमने देखी है कहीं ना कहीं। फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस की बात यहाँ पर हाई कोर्ट ने की थी, लेकिन ट्यूशन फीस के नाम से भी प्रदेश में उतना ही रुपया लिया गया जितना साल भर में लिया जाता है। सारे मदों को मिलाकर ट्यूशन फीस में डाइल्यूट कर दिया गया और पालकों से पूरी तरह से फीस वसूला गया। सरकार खामोश थी, न्यायालय खामोश था, जिला शिक्षा के अधिकारी खामोश थे, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। मजबूरन पालकों को इस ऑनलाइन पढ़ाई में भी पूरा फीस देना पड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। जी 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 भैया, बिल्कुल इस चीज को तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग इसमें कंटिन्यू लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आज, परंतु सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही या सरकार उसमें कुछ करना नहीं चाहती। ये क्या मामला है, इसके बारे में आना चाहूंगा मैडम के पास में, संगीता मैम के पास, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में है। मैम, आपके यहाँ जो शिक्षा का स्तर आज भी अच्छा है, उसका क्या कारण है? और निजी स्कूलों में जो गिरते जा रहा है शिक्षा का स्तर, या मनमानी हो रही है, या दूसरे सरकारी स्कूलों में जो स्टेट लेवल के सरकारी स्कूल हैं, वहां पे जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसका क्या कारण है? आपके विचारों में व्यक्त करिए संगीता मैम। सर, सबसे पहले तो निजी स्कूल की मनमानी फीस से नाराज अभिभावकों ने अभी हाल में ही न्यूज़ है कि गुड़गांव में पेरेंट्स एसोसिएशन और गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के बैनर तले लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें 100 से अभिभावक एक होकर निजी स्कूल प्रबंधकों पर मनमाना तरीके से फीस वसूली आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस पर रोक लगाने की मांग की। तो सीधा सीधा इसका जो असर है वो एक पालकों का ये कहना है ढंग से ट्यूशन फीस वसूली जा रही है, जब लॉकडाउन के समय में संपूर्ण भारत में कर रहे हैं। कुछ संस्थाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप से आखिर के 2-3 माह में पढ़ाई करवाई है, जबकि वार्षिक अब करीब आ गया है। तब निजी स्कूल के संस्थाओं द्वारा पूरे वर्ष की ट्यूशन फीस की मांग की जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका हम नहीं देंगे और आपको चल नहीं देंगे और आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। शिक्षकों का वेतन भी काटा गया है, छात्रों का शोषण कर पाए और निजी संस्थान देश भर में विरोध हो उनके समय की फीस, इनकी मांग थी कि लॉकडाउन के समय की जो फीस है वो कम किया जाए और शिक्षकों को जो दिए जाने वाले वेतन को सार्वजनिक ब्यौरा पेश किया जाना चाहिए, मतलब उसको उजागर करना चाहिए। यह कड़वी हकीकत। मैम, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। निजी शिक्षा ने अभिभावकों की कमर तोड़ दी। सिंबल और स्कूल प्रबंधन की मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण उनका नेट चला गया है। तो एक हमारे साथ में जो पवन ताम्रकर जी जो जुड़े हुए दर्शक के रूप में, उन्होंने एक मैसेज भी किया है फिर से दोबारा। हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई है
हमने स्कूल संचालकों से बोला है कि आप टीचर्स के पेमेंट को जारी कर लीजिए, बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, पर निजी स्कूलों को तो मनमानी फीस वसूली करनी है। स्कूलों के द्वारा इस बात को नकारा गया। रिवाज भी आपकी बातों को समर्थन करते हुए पवन ताम्रकर जी बोल रहे हैं कि जो निजी स्कूल की ट्यूशन फीस वाली हाईकोर्ट वाली बात, इसमें आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। रिवाज भैया। इनके ऊपर स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है। जी जी मैम, आवाज ब्रेक हो रही बीच में। तो ऐसे निजी संस्थान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर फिक्स जो अमाउंट है वो फिक्स किया जाए, क्योंकि इनके द्वारा वसूली कई संसाधनों के द्वारा इनके द्वारा वसूली जाती थी। ट्यूशन फीस के अलावा इनके पास और भी लुभावने प्रचार और एक से एक नई तकनीकी देने का दिखावा करके और बस की सुविधा दे करके ये अतिरिक्त फीस वसूल करते हैं। तो इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। अपनी सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो पेरेंट्स की डिमांड है उस पर करना चाहिए। जी मैम, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है दिनेश जी, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है मेरे पास में। आवाज नहीं आ रही है? राज भी आवाज आ रही है? सद्दाम भी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। हाँ जी, मुझको तो आवाज आ रही है आपकी। गौरी जी का आवाज आ रहा है मुझे, पर दिनेश जी का आवाज नहीं आ रहा है। सद्दाम भैया को जा रही भैया, आप एक बार रिकनेक्ट करिए ना। गौरी भैया आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए। सद्दाम भैया आपकी आवाज आपको यदि आपकी आवाज आ रही है गौरी भैया तो आप बोल दीजिए एक बार रिकनेक्ट करने के लिए। गौरीशंकर सर आप उसको रिकनेक्ट कर लीजिए, दोबारा से उसको डिस्कनेक्ट करके उसको रिकनेक्ट कर लीजिए। पहले पूछिए ना, आवाज जा रही है क्या? आवाज आ रही है सर आप पर मेरी? मैं फिर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। हाँ जी जी। तो सद्दाम भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमारे जो दर्शक हैं ये लिख रहे हैं, पवन ताम्रकर जी हैं, वो स्कूल फीस जो है गैर अनुमोदित है। कई वर्षों से स्कूल संचालकों ने फीस का अनुमोदन नहीं कराया है, ना ही मदवार कराया है। ऐसी स्थिति में हमारी सुनवाई माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जा रहा है। अभिभावक न्यायपालिका के फैसले से भी दुखी हैं। इसमें आप अपने विचार व्यक्त करिए। देखिए दिनेश जी, अगर बात की जाए निजी विद्यालयों की, तो ये विद्यालय किन लोगों के होते हैं ये बात आपसे भी छुपी नहीं है, हमसे भी छुपी नहीं है। आवाज आ रही है? जी जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। श्रीवास भी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी ठीक है सद्दाम जी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जैसे कि दिनेश जी आपने पता ही है आपको कि ये जो विद्यालय होते हैं ये किन लोगों के होते हैं और उनको किस तरह का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, ये भी अक्सर देखा गया है। लगातार इन विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतरते हैं। निरंतर कई इस तरह के मामले आए। मैं अपने जिले की बात करूं, यूपी की बात करूं, यूपी से अदर स्टेटों की बात करूं, दिल्ली की खासकर गुड़गांव की, लगातार शिकायतें दी जाती है, सबूतों के साथ उनको दिया जाता है, पर कार्रवाई क्या होती है ये सबको पता है और किस स्तर पर कार्रवाई होती है ये भी सबको पता है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों को जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये लोग शासन की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए या न्यायालय के आदेश की बात की जाए तो ये खुली अवहेलना करते हैं, क्योंकि ये एक व्यापार है और व्यापार में जिस तरह से शिक्षा के नाम पर लूट मची है ये किसी से छुपा नहीं है। शिक्षा पाना हर भारतीय का अधिकार है, पर देखा जाए क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में इसलिए पढ़ाता है कि वो अच्छे तरीके से शिक्षा पा सके और अपने जीवन में कुछ कर पाए। किस तरह से इतनी मजबूरी के साथ उसके माँ बाप उसकी फीस जमा करते हैं, पर ये प्राइवेट विद्यालयों के जो संचालक होते हैं ये फीस के साथ साथ हर चीज पे कमीशन वसूलते हैं। ड्रेस पर इनको कमीशन चाहिए, बुक्स पर इनको कमीशन चाहिए और जो बैन लगी होती है उन पर इनको कमीशन चाहिए। तो सब मिलाकर ये है कि एक ये व्यापार है और ये एक बहुत ऊंचे लेवल का बिजनेस है
और इस बीच में कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को ही एक ठोस कदम बनाना होगा और ये निर्धारित करना होगा कि इस इतनी एक फीस है और इस फीस और ये सबको मानने होगा, क्योंकि अलग अलग विद्यालयों की अलग अलग तरीके से इस तरीके की मनमानियां हैं जो निरंतर सामने आ रही है। और बहुत से लोग शिकायत करते भी हैं दिनेश जी, और बहुत से इसलिए डर की वजह से शिकायत नहीं करते हैं कि उनके बच्चे को अगर स्कूल से निकाल दिया गया तो फिर कहाँ उसको एडमिशन मिलेगा। जी दिनेश जी। बिल्कुल, ये जो आपने सद्दाम भैया कहा है कि बहुत से अभिभावकों में एक डर बैठा हुआ है कि यदि शिकायत करेंगे तो उनके बच्चों को टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और यही चीज को हम इस मोटिवेशनल प्रोग्राम के जरिए लोगों से डर निकालना चाहते हैं कि बच्चों को कोई स्कूल वाला टारगेट यदि करता है तो हम उसके खिलाफ हर प्रकार का एक्शन ले सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं, जबकि कोई भी स्कूल वाला बच्चों को टारगेट नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका डर जो अभिभावकों में बैठा हुआ है उसको हमको निकालना जरूरी है। श्रीवास भैया, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो हमारे पवन ताम्रकर जी जो मैसेज किए हैं, अभी आपको दिख भी रहा होगा, डिस्प्ले है, फीस के बारे में कि हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं होती, मनमाना फीस हो रहा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पूरा वायलेशन हो रहा है। न्यायालय जो भी है वो फैसला अगर देती है, लेकिन क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी अगर उसको क्रियान्वयन नहीं करेगी तो न्यायालय के फैसले का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। और प्रदेश में, देश में वही हो रहा है कि कोई शिक्षा नहीं रहेगा, अब एक व्यवसाय बन चुका है, इसका व्यवसायीकरण हो गया है। और जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है ये सब अपना जेब गर्म करने का काम कर रहे हैं। इसी कारण आज इस प्रकार की हमको परिदृश्य देखने मिल रहा है। और गाये बगाए जब युवाओं के साथ हम बात करते हैं तो इस प्रकार की चीजें सुनने मिलती है कि जितने भी सरकारी जो एम्प्लॉई हैं, जितने भी अधिकारी हैं, IAS IPS हैं, ये अपने बच्चों को जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तब तक सरकारी स्कूल की दशा और दिशा नहीं सुधरेगी और इस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 2016-17 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ 2 IAS अधिकारियों ने, अवनीश शरण और एक अधिकारी का नाम मैं भूल रहा हूं, और कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस प्रकार की एक पहल शुरू की थी कि अपने बच्चों को खुद ले जाकर सरकारी स्कूल में उन्होंने प्रवेश कराया था। तो ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन इसका किसी तरह से अनुसरण नहीं हुआ। और जितने भी यहाँ पे जो सरकारी गैर सरकारी स्कूल है, निजी संस्थान है, या तो वो शराब के आबकारी के जो व्यवसायी है उनका है या फिर भू माफियाओं का है, तो वो शिक्षा के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। उनके पास आप जाकर बैठेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन की बड़ी बड़ी तकरीरें आपको दे देंगे, लेकिन हकीकत सिर्फ है किसी व्यवसाय करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहां पढ़ने वाले, जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनसे अगर आप अकेले में बात करेंगे तो वो भी अपना दुख बताएंगे, उनका भी शोषण होता है, उनसे साइन करवाया जाता है किसी में और उनको पैसा कुछ और मिलता है। तो ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग वहां पर नहीं हो पा रही है। RT के तहत में जो गरीब बच्चों का जो प्रवेश नेसेसरी है, जो बिल्कुल कंपलसरी है, उसमें भी गालमेल की घटनाएं हमने देखी है, पाई है, और शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो क्रियान्वयन एजेंसी है, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, जो बड़े बड़े सचिव है, जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर नीति तय करते हैं, जो फीस विनियामक आयोग बना दिया जाता है दंतविहीन, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। ये ऐसे फीस विनियामक आयोग बनाने की आवश्यकता क्या है? जो फीस में लगाम नहीं कस पा रहे हैं, हाई कोर्ट का वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हो रहा है, तो इस तरीके की संस्थाओं को तो पहले बंद कर देना चाहिए। और सरकारी स्कूल को जब तक सही तरीके से नहीं हम रख सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दे सरकार। क्या मतलब इस प्रकार का ढोंग करने का? गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। वैसे भी तो प्रदेश में हालात ऐसे है कि बेरोजगार यहाँ पर गोबर उठा रहे हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ पर नौकरी पा रहे हैं। ये हालात तो छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है। कहीं ना कहीं प्रदेश के शिक्षा माफियाओं के हाथ में ये सरकार बिक चुकी है। आम जनता को उसके हाथ में छोड़ दिया गया है, ढील दिया गया है, मनमाने तरीके से फीस वसूला गया, कोई बोलने वाला नहीं था। और जिस तरीके से पालकों ने कोरोना काल में जिनको तनख्वाह नहीं मिली, जिनकी इनकम आधे से कम हो गई, वो खून के आंसू रोए हैं साहब। लेकिन उसके बाद भी नैतिकता इस सरकार की और यहाँ के शिक्षा मंत्री की नहीं जागी। मैं खुद उनसे फोन लगाकर बात किया, उसके बाद भी ये सरकार में के कानों में जू नहीं रहेंगी। मेरी बच्ची को भी एक फीस नहीं देने के कारण उसका ID और पासवर्ड हटा दिया गया था, देने से स्कूल ने मना कर दिया था। ये हालात है। मैं स्कूल का नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। एक स्कूल में एक इंस्टॉलमेंट नहीं पटाने से
ऑनलाइन पढ़ाई से भी मेरी बच्ची को वंचित किया था। मैंने शिक्षा मंत्री से बात भी की थी कि क्या आपके राज्य में इस तरीके से ये चीजें संचालित होगी। शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगा था और कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी ढाक के 3 बात वही बात रही। कोई किसी प्रकार से इस प्रदेश में देखभाल नहीं हुआ। आज हालात ये है कि जैसा चाहे वैसा अंधेर नगरी जैसा यहाँ पर हालात आपके सामने आ चुका है। जी, तो भैया मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे ही सवाल करूंगा कि जब आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, एक अच्छे राजनीतिक पार्टी में है होते हुए अच्छे पद में हैं, जब आपकी ये हालत है, आप खुद बयां कर रहे हैं, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो तो पिस रहे हैं, उनकी तो हालत ही खराब है, दयनीय स्थिति हो गई। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं और स्कूलों की मनमानी से भी जूझ रहे हैं। वो तो शायद मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होंगे। बहुत ज्यादा लोगों में हताशा और निराशा छाई हुई है और अभी फिर से कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रही है, इसे देखते फिर से भय का वातावरण बन चुका है छत्तीसगढ़ में भी। और जानकारी का अभाव, और चूंकि पालक संघ संगठित नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं जो हाथ पैर मार रहे हैं, अंतिम समय तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी बड़ी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। असल बात यह है कि जो जितने भी प्रदेश के पालक हैं वो संगठित नहीं है। सब अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डरे रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर हम ज्यादा आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चे को पड़ जाएगा। ये सबसे बड़ा डर है। लेकिन हकीकत में इनकी उतनी बखत नहीं है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ कर सके, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, संगठित नहीं होने का दुष्परिणाम ये है, ये स्कूल तो मनमानी कर ही रही है, सरकार भी मनमानी कर रही है। तो ये सारी चीजों के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। और चूंकि हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, हम लोगों ने मंत्री से बात कर ली, हम लोगों ने संतरी से बात कर ली, तो कहीं ना कहीं मामला दब गया और कुछ ना कुछ दबाव आ गया। लेकिन एक आम आदमी कहाँ बात करेगा, कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और हम लोग इस चीज को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर हर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सरकार को घेरा है। और ये पूछने का हमने आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी चाहिए, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, इसमें सबको संगठित होकर इस शिक्षा माफिया के खिलाफ में लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। चूंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में हम लोग भी अपील करते हैं कि लोग साथ आए और साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़े, अन्यथा इसी तरह हमारे जेब में डाका डलता रहेगा और हमारे साथ में लूटमारी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक के रूप में स्वाति शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो लिख रहे हैं कि निजी स्कूल ज्यादा फीस नहीं ले सके, उसके लिए सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए। शायद मैं ये बताना चाहूंगा स्वाति जी को कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक तो बना दिया है, कानून तो बनाया है, पर उसको लागू नहीं करा पा रही है। आज 11 महीने होने को आ रहा है, शायद सितंबर से लागू होना विधेयक पारित हो चुका है और 7-8 महीना तो हो ही रहा होगा जहां तक, तो मतलब आधा 6 महीना 6 महीना तो हो ही चुका है, तो अभी तक उसको लागू नहीं करा पाई है। और हमारे साथ पवन ताम्रगढ़ जी भी जुड़ चुके हैं, जो कह रहे हैं सरकार स्कूलों के हित में ही कार्यरत है, कानून और नियमों को निजी स्कूलों के लिए लचीला कर दिया जाता है। ये बात तो व्यक्तिगत रूप से वो बोल रहे हैं और सही चीज है, शायद सभी अभिभावक इस चीज को झेल भी रहे हैं। तो मैं इसमें आना चाहूंगा अपने सद्दाम भाई के पास कि भैया आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो ऐसे मुद्दों को बीच बीच में अक्सर उठाते ही रहते हैं, मैं न्यूज चैनल में देखा भी हूँ। तो जर्नलिस्ट जो चौथा स्तंभ है, जब सरकार नहीं सुनती है, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है अभिभावकों को, तो हम चौथा स्तंभ को ही थोड़ा सा मानते हैं कि कैसे करके वो शायद सरकार को और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जगा सकती है। इसमें क्या करना चाहिए कि चौथा स्तंभ खुल के सामने आए? अजय दिनेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब कहीं कुछ उम्मीद की किरण नहीं आती है तो मीडिया को लोग याद करते हैं। अक्सर मीडिया पर अभी तरह तरह के आरोप भी लगते हैं, पर मीडिया बाखूबी ईमानदारी से अपना काम करता है और जन सरोकार के मुद्दों को अक्सर उठाता है। अब बात की जाती है निजी विद्यालयों की, तो निजी विद्यालय दिनेश जी किसी आम आदमी के तो होते नहीं है, कहीं ना कहीं किसी विधायक या किसी बड़े उद्योगपति या सांसद या किसी भी राजनीतिक दल से उनको हस्तक्षेप होता है। तो प्रशासन से जुड़े लोग हो या शासन से जुड़े लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप आ जाता है। पत्रकार जो होते हैं, मीडिया जो होता है, वो कहीं ना कहीं मुखर होकर इस मुद्दे को उठाता है
और जी उठाने के बाद दिनेश जी, हम लोगों का काम सिर्फ खबर दिखाने का होता है, हम लोगों का जी काम सिर्फ सूचना शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का होता है। आगे की जो कार्रवाई की जिम्मेदारी होती है वो शासन और प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों की होती है। पर जी अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता होते हैं उसमें उनको स्कूल के लोग, मैनेजमेंट के लोग उनको मैनेज कर लेते हैं, डरा मैं लेते हैं, धमका मैं लेते हैं। तो बीच में सद्दाम भैया आपको टोकना चाहूंगा बीच में कि आप चूंकि एक अच्छे न्यूज चैनल में हैं, आजकल न्यूज चैनल वाले भी, मैं जो जैसे कि आप प्रखर जर्नलिस्ट हैं और अच्छे से आप खुल के कई बार अपने सोशल मीडिया में बोल देते हैं, जो कि आपके शायद चैनल से भी हट के रहता है। कई बार चैनल वाले भी कुछ बातों को दबाने की कोशिश करते हैं, खुल के खिलाफ में नहीं आने देते, क्योंकि उसमें राजनीतिक दबाव रहता है। ऐसा कुछ है क्या? जी विज्ञापन दिनेश जी, विज्ञापन अगर विज्ञापन का जी दिनेश जी दबाव। ऐसा है, जी देखिए वहाँ छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो जी हमारे गौरीशंकर भाई तो इस समय मुखर होके बोलेंगे ही, जी जी क्योंकि अलग अलग राज्यों में इनकी भी सरकारें हैं। जी और अक्सर पत्रकारों की बात की जाए तो पत्रकारों के खिलाफ देखा गया है फर्जी मुकदमे हो, जी उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप हो। अभी अभी जी कुछ दिन 3 दिन 4 दिन पूर्व की ही घटना तो है। इस उत्तर महामारी प्रदेश पर के तो पूर्व आपका जो सीएम ने उस पूर्व में ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ पत्रकारों के साथ सवाल पूछने पे मारपीट कर दी। तो कहीं ना जी कहीं दिनेश जी, जो चौथा स्तंभ है शिक्षा पर पड़ा उसका है भी बिल्कुल निजीकरण हो चुका है। और जी अगर यार जी। मीडिया अपना उन्होंने ईमानदारी से काम कर रहा होता दिनेश जी, तो हम जी और आप बैठकर यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे होते, हम अपने घर पर बैठकर उस चर्चा को टीवी पर देख रहे होते। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो इन मुद्दों से बिल्कुल हट चुका है। आप टीवी जी खोल कर देखेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन ने जी बम फेंका, जी इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। ये बहुत कम देखने को मिलेगा कि फीस न देने के चक्कर में बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, या फीस नहीं है तो उसको बच्चे को लिया नहीं जा रहा, फलाना स्कूल जी की मनमानी। तो कहीं ना जी कहीं जो गौरीशंकर सर ने कहा है, जो विज्ञापन की बात है, तो जी हकीकत में बिल्कुल सत्य बात है, कहने में कोई दो शंका नहीं है। बहुत सारे, जी कुछ नहीं, कुछ चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि जी एक किसी जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ चल देते हैं। और कहीं ना जी कहीं जो आम आदमी के मुद्दे होते हैं, जो एक छोटे मिडिल क्लास परिवार के जो मुद्दे होते हैं, उससे जी मीडिया हट जाता है। और उन मुद्दों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दिनेश सर आपको, जो उन मुद्दों को आप इस मंच पर रख रहे हैं। और कहीं ना जी कहीं एक आम जनता तक ये मैसेज जा रहा है कि अगर मेन जी स्ट्रीम मीडिया हमारा नहीं सुन रहा है, तो सोशल मीडिया पर दिनेश शर्मा जी हैं जो हमारी बात को बहुत ताकत के साथ, बहुत मुखर होकर रख रहे हैं। जी नहीं, मैं सर आपका ये कहना चाहूंगा कि मैं जैसे मैं चुन चुन के इसमें इनवाइट करता हूं, जैसे श्रीवास भी आए हैं, ये राजनीति करते जरूर हैं, भाजपा पार्टी जरूर है, परंतु ये खुल के जो सही चीज है उसमें कभी पार्टी के खिलाफ भी होना होता है तो आ जाते हैं। मैं इनका सोशल मीडिया में देखा हूं, आपका भी देखा हूं। आप भले किसी न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, वहां हो सकता है नौकरी में हो, परंतु जब आपका सोशल मीडिया में मैं आपका देखता हूं तो आप प्रखरता से, चाहे न्यूज चैनल से हट के बोलना पड़े, आप बोलते हैं। और वैसे हमारे साथ मैडम भी जुड़ी हुई हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में हैं, पर कई बार लोग सरकारी नौकरी में डरते हैं खुल के बोलने पे, पर हमारी जो साथ में संगीता मैडम है वो खुल के बोलती हैं, उसमें कोई उनको डर नहीं, क्योंकि जो सही चीज है उस चीज को। और ये एक मैं इसलिए मैं सोचा कि जब आप लोग कहीं ना कहीं किसी कारण से मतलब दबाव हो या अपनी बात को पूरी तरह से नहीं कह पाते, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के माध्यम हो, तो ये एक मैं मोटिवेशनल प्रोग्राम चालू किया कि अपनी बातों को खुल के हम रख तो सकें, सच्चाई को रख तो सकें। उसमें हमको कोई पार्टी नहीं देखना है, कोई न्यूज चैनल नहीं देखना है, कोई सरकार या विपक्ष नहीं देखना है, पर सच्चाई को, समाज में जो गलत हो रही है उसको रोकने के लिए और अभिभावकों को मोटिवेट करने के लिए एक थोड़ी सी ऐसी चीज है जिसको हम सामने लाएं, आप लोगों के ज्ञान को सामने लाएं, जो आप लोग लगातार कर रहे हैं उस बातों को सामने लाएं, जिससे अन्य अभिभावक जो उनके मन में डर समाया हुआ है वो शायद आप लोगों तक पहुंच के या आप लोगों से बातों, आप लोगों की बातों को सुनकर तो शायद उनका डर थोड़ा कम हो। तो मैं मैम के पास, मैम आप केंद्रीय विद्यालय में इस कोरोना काल में जब पढ़ा रही हैं तो उसमें आपको क्या दिख रहा है सामने आने वाले समय का? संगीता मैम। तो जो सरकार अगर चाहती है कि अभी ऑनलाइन परीक्षा हो तो ये उनके पास तक अभी हालत ऐसी है कि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल है, अगर मोबाइल फोन है फोन नहीं है, जैसे रहे हैं
जी कि उनका क्या होगा, पास मोबाइल और इंटरनेट, तो मैम आपकी आवाज कट इंटरनेट रही, की ब्रेक हो पढ़ाई रही। संभव नहीं है। इस अच्छा, इससे ते गरीबी का शिकार है। तो व्यवस्था जी करना और असल में होना दोनों अलग बात है। अभी जी 2017-18 में किए गए सर्वे गाँव में 14% घरों में इंटरनेट की सुविधा है और शहरों में 42% घरों में नेट की सुविधा है, बाकी जगह नेट की सुविधा नहीं है। जब बात स्कूली जी बच्चों की हो ही रही है, तो प्रदेश में जी संचालित स्कूलों की हालत देखें। अभी 2,56,900 स्कूल हैं, जो कि अलग अलग जी डिपार्टमेंट में हैं। अभी कुछ कुछ स्कूल जो है, कुछ स्कूल सर्व शिक्षा अभियान, ट्राइबल, जी स्पेशल वेलफेयर, प्राइवेट स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिकाएं और स्थानीय निकाय और मान्यता प्राप्त मदरसा संचालित है। जी अभी ये चालू जी स्कूल हैं। अब क्या है कि 14-15 से लेकर के 18-19 तक के बीच में जी 388 शासकीय प्राथमिक स्कूल जी और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी के भी कुछ स्कूल जो है बंद हो गए। शिक्षा के निर्माता जी कभी स्कूली शिक्षा गंभीर हुए हैं? तो नहीं। इसका असर पड़ रहा है। जो मिड डे मील भी बंद है। कुछ राज्य जो है मिड डे मील घर पहुंचाने की सुविधा की गई है, लेकिन कुछ राज्य अभी तक इस सुविधा भी नहीं है। अब इसका जी असर जो है सीधा और गरीबों के ऊपर ही होता रहता है। अगर सरकार की प्रदेश नेट डिजिटल के द्वारा पढ़ाई किया जाए, तो इसकी सुविधा जी का विस्तार करना होगा। लेकिन ऐसी योजना का कोई भी प्लान अभी तक नहीं किया गया है, ना ही कोई जी सार्वजनिक की गई है ऐसी प्लानों को। गरीब छात्र है, गरीब छात्रों तक लैपटॉप जी और छात्रों से पहले शिक्षकों को भी डिजिटल एजुकेशन के तैयार करना होगा, क्योंकि जी एजुकेशन के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता। एजुकेशन के लिए सिलेबस का भी बदलाव करना होगा और टेक्निक मटेरियल्स तैयार करने होंगे। व्यवस्था जी देनी है तो पर भी एक जी नजर फेरना होगा। जी जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी तक सरकारों के द्वारा ना शिक्षकों को ना बच्चों को डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम है तो सर उसके इसके तहत। लिए हाँ तो जी इस जी 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 मैम। तो सर इसके लिए हाँ तो इसके लिए हम सभी को अत्यंत सजग होने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम देखते जी हैं कि शिक्षा के मूल्यों का ह्रास होने के साथ साथ देश समाज में असंतोष का वातावरण भी व्याप्त हो रहा है। समाज और जी देश के लिए ज्ञान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि शिक्षित राष्ट्र ही अपने भविष्य को संवारने में सक्षम हो सकते हैं। राष्ट्र की जी भौतिक दशा सुधारने के लिए जीवन मूल्यों का उपयोग कर हम उन्नति की सही राह को चुन सकते हैं। तो इसलिए जी शिक्षकों को भी अपनी भूमिका कबीर के इस दोहे के अनुसार निभाना होगा, तभी शिक्षा जी का स्तर जो है ऊंचा उठ सकता है। जी गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी जी गाढ़ी खोट, अंतर हाथ जी सहारते, बाहिर बाहिर चोट। तो जी इसका जी अर्थ वही है, कबीरदास ये कहते हैं की तरह शिक्षक जो है जो चोट खाकर जो अंदर से सहारा देता है घड़े को बढ़ाने के जी लिए, लेकिन बाहर में जी ही जी चोट पहुंचती है। तो यही बिल्कुल। है कि शिक्षकों को भी अपनी भूमिका जो है इसी दोहे के अनुसार उनको करना चाहिए, तभी जाकर के जी शिक्षा का स्तर जो है हम लोग। और जी इसमें सर शिक्षा का स्तर अभिभावकों की भी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी शिक्षा के गिरते स्तर में अभिभावकों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। जी प्राचीन में अभिभावक शिक्षक भगवान की तरह सम्मान देते थे, लेकिन जी आज शिक्षक द्वारा वेदांत पर ही जी शिक्षक के विरोधी खड़े आते हैं, जिससे जी छात्रों में दंडता और दोगुणों का विकास अनायास ही हो जा रहा है। जी तो बहुत बिल्कुल। सारी ऐसी कमियां हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। एक कमी और है जिसमें भौतिकता का समावेश भी होना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा जी प्रणाली में पूरी तरह भौतिकता का समावेश हो, अतः शिक्षा अत्यंत खर्चीली हो गई है आजकल। तो जी साधारण परिवार महंगी शिक्षा वहन नहीं कर पाते और छात्र कुंठा, हताश
बेरोजगारी, लक्ष्यहीनता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। तो और आजकल जो आधुनिक शिक्षा है तो इस प्रणाली से प्रतिवर्ष लाखों युवा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, बीएड आदि की डिग्री लेकर निकलते हैं, पर शिक्षित युवाओं को कोई सुरक्षित भविष्य नहीं। ये प्राइवेट संस्थान में अल्प राशि पर काटते हैं और जीवन भर कुंठाग्रस्त रहते हैं। जी, और क्या है कि आधुनिक शिक्षा जो है आजकल की जो पद्धति है हाँ, आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए, बातों का समर्थन करते हुए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कहा है कि अभिभावकों की, जैसे हमारा आज का विषय है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर का जो गिरने का सबसे बड़ा कारण है, सही बात है, अभिभावक आज की डेट में अपने बच्चों को थोड़ा सा भी यदि टीचर मार दे, थोड़ा पीट दे या थोड़ा सजा दे तो आजकल उनके ऊपर FIR करा देते हैं। तो शायद शिक्षक लोग भी उनको ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो श्रीवाल भैया, मैं इसमें आना चाहूंगा, जो कि आज का हमारा विषय है कि हमारे जो सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर है जो गिर रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए निजी स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की गलती है। जो आजकल हम गुरुओं को पूरी तरह से शिक्षा, मतलब दंडात्मक रूप से जो पहले शिक्षा प्राप्त मिलती थी सुधार के लिए, वो हम लोग काबू कर चुके हैं, उसमें कार्रवाई कर देते हैं अभिभावक लोग। इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद जी ने एक बहुत अच्छी पहल की थी कि गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए बीच बीच में मॉनिटरिंग की जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि बीच में ऐसा कार्यक्रम चला था कुछ साल कि अभिभावक जाके स्कूल में देखते थे कि उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग भी कैसे हो रही है। लेकिन ये 1-2 साल तक बस चला, उसके बाद बंद हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के चैनल में सद्दाम जी ने कहा है कि अगर सरकार और तंत्र अपनी कार्यशैली, अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागे तो जनता की उम्मीद, विपक्ष के साथ साथ दूसरा विपक्ष जो लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, मीडिया, उसके ऊपर निर्भर हो जाती है और उसका मुंह ताकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बदलते दौर में TRP और विज्ञापन, DPR से विज्ञापन पाने की होड़ में कहीं ना कहीं आज मीडिया भी बिका हुआ है। ये सारी चीजों का चित्रण अगर मीडिया ईमानदारी से करे और इस बात को दिखाए कि सरकार इस तरीके से निकम्मापन और नकारापन की परिकाष्ठा पार कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार में बखत नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। सबसे पहले आज की छत्तीसगढ़ में मैं जाऊंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को ज्यादा समझता हूँ। यहाँ पर मीडिया को जिस तरीके से मैनेज कर लिया गया है, हम लोग अगर आवाज भी उठाते हैं तो चीजें पेपर में छापी नहीं जाती है। कल जसपुर में आदिवासी बच्चों के साथ में बलात्कार की घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन किसी भी चैनल में उसको दिखाया नहीं गया। सारा मामला रफा दफा कर दिया गया, दबा दिया गया। तो इसमें ऐसे मौके पे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ी लोकतंत्र में संजीवनी बूटी का काम आज की डेट में कर रहा है। और मीडिया में आज भी ऐसा नहीं कि सभी लोग बिके हुए हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं, सद्दाम जी जैसे, जो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जनता की सबसे बड़ी उम्मीद जो मीडिया थी, वो मीडिया भी आज कहीं ना कहीं जो बिका है और जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, आज उसके कारण भी हमको इस प्रकार की चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आवाज दबा दी जा रही है और जनता की जो बात है उसको चित्रण समाज में सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जिस तरीके से मीडिया को कब्जा किया गया है और DPR और विज्ञापन के माध्यम से मीडिया को भी डराया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है साहब। और मेरा आपसे आज अपील है कि दिनेश भाई, एक दिन का वर्कशॉप इस बारे में भी रखा जाए, चिंतन किया जाए कि मीडिया को कैसे DPR और सरकार के चंगुल से निकाला जाए, क्योंकि जब तक मीडिया आजाद नहीं रहेगा, इस प्रकार के जनहित के मुद्दे छुपाए जाएंगे, दबाए जाएंगे, गला घोटा जाएगा और सरकारी संस्थाएं अपनी मनमानी करती रहेगी, शिक्षा माफिया अपनी मनमानी करते रहेंगे, अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे और नेता भी अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो सारी चीजों में कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए मीडिया की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं।
और बाकी विभागों की एक तरफ मैं मीडिया की जिम्मेदारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि मीडिया में कोई चीज आती है कि यहाँ पे इस चीज का वायलेशन हो रहा है और सरकार खामोश बैठी है, निसंदेह उस पर एक्शन लेना पड़ता है। इसीलिए आज की डेट में सरकारें सबसे पहले मीडिया को कैप्चर कर लेती है, अपने हिसाब से उसको हाँक रही है। नतीजा आपके सामने है, आम जनता ठगा जा रहा है, आम जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, हम मजबूर हो जाते हैं अपना जेब खाली करने के लिए। तो ये किसी एक आदमी का सवाल नहीं है, ये देश के प्रदेश के हर लोगों का विषय है। इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सभी को संगठित होना पड़ेगा। और मैं तो इस बात को जानता भी हूं कि बहुत सारे अभिभावक जो पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा नहीं जानते हैं, वो तो भगवान भरोसे चल रहे हैं साहब। और कोविड काल में हुआ यही, ना उनके पास स्मार्टफोन था, ना ऑनलाइन वो पढ़ाई में पार्टिसिपेट कर पाए। ये साल पूरी तरह से बर्बाद हुआ, नष्ट हुआ। और सरकार की जितनी भी एजेंसी है, चाहे पाठ्य पुस्तक निगम हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, इन्होंने उन बच्चों के नाम पे बंदर बांट करके जम के कमीशन खोरी किया है। ये तो सारी चीजें प्रमाणित हमारे पास में। तो यही हो रहा है कि मीडिया की भूमिका और समाज की भूमिका जिस तरीके से बदलते परिवेश में बदल रही है, ये हम सबके लिए घातक है। जी बिल्कुल आपने कहा भैया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, खाली हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब नहीं है, अब गाजियाबाद पेरेंट्स असेंबली दूर चुकी है, वहां पे भी आप देखिए कि काफी उन लोग आज शायद जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन भी किए हैं। वहाँ सीमा त्यागी जी हैं जो पूरा अध्यक्ष हैं गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से दिल्ली चलो का नारा लेते हुए आज 14 तारीख को कल जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन भी किए हैं। हर जगह यही हालत है। मीडिया को मैनेज तो कर लिया जाता है, और शायद मीडिया खुद मैनेज होना चाहती है ऐसा लगता है, पर उसमें कुछ अच्छे पत्रकार जरूर होते हैं जो नखरता से कहीं ना कहीं अपनी बातों को, चाहे सद्दाम भाई जैसे हों, चाहे यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हमारे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को सोशल मीडिया में खुल के लिखते हैं, और उसके कारण शायद मीडिया जगत को भी ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते लोग, और मीडिया जगत को भी ऐसी खबरें चलानी पड़ जाती है, अच्छी खबरें चलानी पड़ जाती है। हाँ सत्ताम भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं कहना चाह रहा था, गौरीशंकर सर जिस मीडिया की बात कर रहे थे उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। अच्छा, देश की मीडिया का दुर्भाग्य ये है कि 100 करोड़ रुपए की अवैध उगाही कर तिहाड़ जेल काटने के बाद राष्ट्रवादी पत्रकार लोग बन जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की ही घटना देखी जाए, किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे हमारे एबीपी न्यूज के बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, लगभग 14 साल से एबीपी न्यूज को सेवाएं दे रहे थे। किसान मंच से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जो उन्होंने कहा वो पूरे देश ने देखा किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की बात की जाए, अलग अलग राज्यों की बात की जाए, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं भाजपा की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ में ही पत्रकारों की या मीडिया की ये स्थिति है, ये पूरे देश की स्थिति है। अब बात की अभी हमारे गौरीशंकर भैया ने कि एक परिचर्चा मीडिया को लेकर भी की जाएगी, तो क्या ये परिचर्चा छत्तीसगढ़ की मीडिया को लेकर की जाएगी या पूरे देश की मीडिया को लेकर की जाएगी? ये गौरीशंकर जी से मेरा सवाल है। देखिए सद्दाम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। असल में मीडिया का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी, सरकार का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी कोई शख्स बैठा है तो गौरीशंकर श्रीवास है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल से ज्यादा हो गया बैन करके रखा हुआ है, ताकि मैं डिबेट में आकर अपनी इस तरीके से बात ना रख सकूं। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य। 15 साल हम सरकार में रहे, कभी किसी प्रवक्ता को हमने बैन नहीं किया। यहाँ पर सरकार आने के बाद 1 साल से ज्यादा हो गया है, मेरी आवाज दबाई गई है, सारे मीडिया को निर्देश दिया गया है कि गौरीशंकर श्रीवास जी डिबेट में नहीं आएंगे। ये इस प्रदेश में चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ में मुखर है और जो बात वो कह रहे हैं प्रमुखता से, उसको डिबेट में आने से बैन कर दिया गया। और मीडिया वाले सरकार के हिसाब से कथककार की भूमिका में आ चुके हैं। तो आप जहां के भी मीडिया को रखना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीडिया तो मीडिया है साहब, सबकी भूमिका वही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस तरीके से हम कहते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी वो निभा पा रहे हैं? इसके लिए कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को भी आने वाले उसमें जोड़ा जाए और मीडिया की भूमिका भी सुनिश्चित की जाए, और ऐसा कोई तोड़ निकाला जाए कि बिना सरकारी विज्ञापन के, बिना सरकार के बैसाखी के मीडिया निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका निभाए। इस बात की चिंतन हम लोगों को, हम युवाओं को करना पड़ेगा।
बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ कमियां तो आई हैं मीडिया जगत में, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। और खाली उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, दिल्ली में भी हर जगह अलग अलग पार्टी है, और हर जगह मीडिया से आम जनता की बात जो है पूरी रूप से उठाई नहीं जा रही है, या सरकारी तंत्र के द्वारा दबाई जा रही है, ये अपन बोल सकते हैं। ये तो हर कोई देख रहा है भैया, ये तो कोई छिपने वाली बात नहीं है, इसमें किसी का नाम नहीं ले सकते अपन। परंतु मीडिया जगत में कहीं ना कहीं दबाव तो है, चाहे किसी भी सरकार का हो, उसमें नहीं, हर जैसे जगह हम नेताओं को जैसे आज की डेट में चोर की दृष्टि से देखा जाता है, करप्ट की दृष्टि से देखा जाता है, भले हम लोग नहीं किए हैं, वैसे आज पत्रकारों को भी एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। पत्रकार वर्ग से भी आज जनता का विश्वास उठ रहा है साहब। पत्रकार अच्छे हैं, वो भी आज इसकी जद में आ रहे हैं, उनको भी करप्ट समझा जा रहा है, उनको भी सरकार से सेटिंग वाला समझा जा रहा है। तो ये होता यही है। तो इसकी कहीं ना कहीं इसकी जो बुराई है, इसके लिए हम सबको बैठ के चिंता करना पड़ेगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि पत्रकारों को भी अच्छे लोगों को जोड़कर हम सब इस पे एक चिंतन करें, एक इसका निचोड़ निकाले, हो सके तो रायपुर में कार्यशाला भी हम आयोजित करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और एक विपक्ष होने के नाते हर प्रकार से जो भी सहयोग होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही, और शायद ऐसी कार्यशालाएं होते रहें। पर अभी तो हमको शिक्षा जगत में बात करना है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूलभूत चीज है वो शायद बहुत ज्यादा गिर रही है। यदि इसको संभाल लिया जाए तो बाकी चीज तो अपने आप, क्योंकि शिक्षा से अच्छे भविष्य हमारे तैयार होंगे, और अच्छे जब भविष्य तैयार होंगे, बच्चे तैयार होंगे, तो वो मीडिया को हो, चाहे सरकार को हो, चाहे अच्छे कोर्ट हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बन के वो शायद ये सब चीजों को खत्म कर सकते हैं, बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो हमको पहले अपने बच्चों का भविष्य को पकड़ना है। और जो शिक्षा जगत में जो गिरते स्तर होती जा रही है, सरकारी शिक्षण संस्थान जो गिरते स्तर होते जा रहे हैं शिक्षा का, और मनमानी, इसका फायदा मनमानी ढंग से निजी स्कूल उठा रहे हैं, इसको हमको पहले यदि कंट्रोल कर लें तो शायद 25 तो मैं 100 तो नहीं बोलूंगा, 25 या 30% तक हम लोग कंट्रोल कर ले जाएंगे। और बाकी फिर मीडिया जगत में तो वैसे ही पढ़े लिखे लोग आते हैं, हर जगह पढ़े लिखे लोग आते हैं, और अच्छे संस्कार, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए आएंगे, तो शायद सभी चीज धीरे धीरे जो गिरता स्तर है वो उठता जाएगा और बुराइयां खत्म होती जाएंगी। तो चूंकि आज के समय आप लोगों का अमूल्य है और ज्यादा समय मैं ले चुका हूँ, तो आखिरी शब्दों में मैं आप लोगों से छोटे छोटे 2 शब्द और सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपकी चर्चा अच्छी लग रही है, और शायद मेरे को भी गर्व महसूस हो रहा है न्यूज चैनल टाइप का। आप लोग इतने अच्छे वक्ता हैं कि इसको न्यूज चैनल बना दिए हैं। तो गौरी भैया आखिरी 2 शब्द और कहें ताकि दर्शक आपकी बातों को सुन सकें। नहीं, निसंदेह शिक्षा सबसे बड़ा हमारा मूल है, बल्कि कहूंगा कि मैं राष्ट्र के निर्माण की नींव अगर तैयार होती है तो वो शिक्षा से ही होती, शिक्षा के मंदिर से ही होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी किसी एक शिक्षक की भी नहीं है, ये किसी संस्था की भी नहीं है, ना मीडिया की है, ना नेताओं की है, ना समाज की है, सभी की है। इसमें आवश्यकता सभी की है। और इसमें सबसे मूल मैं निचोड़ में जाता हूँ, उसको कंक्लूड करता हूँ कि अधिकार जो है, जो अधिकार है वो 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि पालकों के क्या अधिकार है, छात्रों के क्या अधिकार है। तो अगर इन अधिकारों को सबको बताया जाए, उस अधिकारों को सबको ज्ञात कराया जाए, तो निसंदेह इस प्रकार की चीजों की मनमानी से आने वाले समय से हमको लाभ मिलेगा। और आने वाला समय हमारा होगा। इस प्रकार के माफियाओं से जो लोग व्यवसायीकरण की ओर पूरे देश को ढकेल दिए हैं, इससे हम अपने आने वाले भविष्य को बचा सकेंगे। तो जानकारी ही बचाव है, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बहुत सारे अधिकार हमारे पास कानूनी है, लेकिन चूंकि कानून लंबी प्रक्रिया के कारण हम लोग कानूनी पक्ष में जाने से डरते हैं, ये हमारी कमजोरी है। तो इसलिए सारी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में, शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम है जो कि हर सोमवार रात 9 बजे होता है, इसमें हम समय समय पे वकील, अच्छे पत्रकार, अच्छे राजनीतिज्ञ सब आते हैं, और जो बच्चों से संबंधित कानूनी चीज है वो भी हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं। और जितने बाल आयोग और सभी के अधिकार क्षेत्र हैं, जो आदेश है उसके बारे में भी जानकारियां दी जाती हैं। तो इसको लोग यदि बार बार सुनेंगे और जन जन तक ये विचार सभी वक्ताओं के सुनेंगे, तो शायद उनको, अभिभावकों को आधे से ज्यादा जानकारी तो इसी कार्यक्रम से हो जाएगी। तो सद्दाम भैया, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिरी 2 शब्द, खत्म हो रहा समय, और चाहूंगा कि तो वो आखिरी में 2 शब्द कहें। मेरा तो सीधा ये आग्रह रहेगा, चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्यों में जो मौजूदा सरकार है, उनसे यही अपील रहेगी कि आप सिर्फ केवल सरकारी शिक्षा पर
और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर ही अगर ध्यान देंगे और उस पर एक बार मन लगाकर आप उस पर अगर काम करेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि देश उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा और हमें बाकी और कहीं इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दो ही चीजें हैं जिसको लेकर हमारा देश आज तक परेशान है और परेशानियां लगातार आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह से कोविड के समय पर मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को सड़कों पर मरते हुए देखा है, बेड नहीं मिलते हुए देखा है। और बात करी जाए अगर शिक्षा की, इस समय सरकारी शिक्षा की, तो विद्यालय बंद है ही, और जो ग्राफ सरकारी विद्यालयों का गिरा हुआ था वो अब और गिर गया है, और वही प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी थी वो लगातार बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को बैठकर आपसी समझौतों के साथ विपक्ष को विश्वास में लेने के बाद कहीं ना कहीं इसमें बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे कि समय पर इस चीज से निपटा जा सके। जी दिनेश जी, बिल्कुल आपने जो दोनों बातें, मुख्य बातें कही कि शिक्षा और स्वास्थ्य, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सही बात है, कोरोना काल में बहुतों को देखे होंगे अस्पतालों में मरते हुए, मतलब तो ये आपका फील्ड ही है ये सब चीजें देखना, तो आप ज्यादा अच्छा तरीके से एहसास कर सकते हैं, उसी चीज को आपने भावनाओं में व्यक्त भी किया है। और मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय की कमी होने के कारण 2 शब्द आप जल्दी से आप दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे। संगीता मैम आपके पास, संगीता मैम आपको आवाज आ रही है? अच्छा, शिक्षा जी भाई साहब जब कह रहे हैं जी, मैम आपकी आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है। शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ कि ये चुनाव लड़े और जो बातें आपने कही हैं उस और बाकी जो शिक्षा की मूल्यों की आवश्यकता के लिए इतने अच्छे दृष्टिकोण के पश्चात भी वह शिक्षा जो और समाज में संतुलन बनाने में उपयोगी है, क्रम में शामिल नहीं किया गया। मैम का नेट कनेक्शन थोड़ा सा शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो मैं चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और हमारे साथ में दर्शक के रूप में आखिरी में पवन ताम्रकर जी भी मैसेज द्वारा आप सभी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप सभी आमंत्रित सदस्यों की बातें हमने सुनी, काफी कुछ अच्छी जानकारियां और सुझाव प्राप्त हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी पैनलिस्ट के साथ में मैं अभी दर्शकों का नाम भी पढ़ देता हूँ ताकि सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद फैजान अली जी, पवन ताम्रकर जी, स्वाति शर्मा जी और शाहरुख कुरैशी जी, और साथ में हमारे साथ में पैनलिस्ट में जुड़े श्रीवास भैया, गौरी शंकर श्रीवास भैया, सताम भैया और संगीता मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आगे भी मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि समय समय पे ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम में आप लोग आए और लोगों को अपनी जानकारी या अपने संदेश या अपने वक्तव्य बताएं, ताकि लोगों को मोटिवेट होने में आसानी हो, और लोग जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, सामाजिक कुरीतियां के रूप में शिक्षा जगत और स्वास्थ्य जगत में गलतियां आ रही हैं या गलत रूप में आ रहा है, उसमें सुधार हो सके, इसके साथ में मैं आज क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है तो आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगले सोमवार इसी समय इसी दिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।